जब मेरा पुराना मैकेनिक अपनी दुकान में मेरी कार खोलकर देख रहा था, उसके चेहरे का रंग एकदम उड़ गया। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, साहब, आज गाड़ी मत चलाइए, इसमें कोई जाल लगाया गया है। उसी पल मेरे फोन पर मेरे बेटे का मैसेज आया, पापा, जल्दी आइए। उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरा बेटा मेरे लिए क्या सोचकर बैठा था। आप कहानी सुन रहे हैं मेरे ही मुंह से, और आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताइए आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं। अब कहानी शुरू होती है उस शाम से जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। उस दिन शाम के 5 बजे थे। मैं अपने लिविंग रूम में चुपचाप बैठा था। कमरे में बस फ्रिज की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। 3 महीने से मैं बिल्कुल अकेला था। मेरी पत्नी गुजर चुकी थी, और इन 3 महीनों में मेरा बेटा, मेरा इकलौता बेटा, मुझसे बात तक नहीं कर रहा था। 3 महीने पहले उसने मुझ पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहा था, पापा, 35 लाख रुपए आपके लिए कुछ भी नहीं है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि डाइनिंग टेबल तक हिल गई थी। लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द दिया उसकी आंखों में दिख रही हक की भावना ने। जैसे मेरी सारी उम्र की कमाई, मेरा घर, मेरी मेहनत, सब सिर्फ उसका इंतजार किया हुआ विरासत का पैकेज हो। मैंने उसे समझाया था, बेटा, इतनी बड़ी रकम मैं कैसे दे दूं जब तुम मुझे ठीक से बताना भी नहीं चाहते कि काम क्या है। अगर मदद चाहिए तो बैठकर प्लान बनाओ। लेकिन उसे बस पैसे चाहिए थे। वो गुस्से में तड़क कर चला गया। उसकी पत्नी, मेरी बहू, ने भी जाते जाते मुझे ऐसी नजर से देखा जैसे मैं कोई बोझ हूं। आज इतने दिनों बाद अचानक उसका फोन आया था। उसकी आवाज कोमल थी, जैसे उसे अचानक अपनी गलती समझ आ गई हो। पापा, हम दोनों ने सोचा है, आप आ जाओ। रात का खाना हमने साथ खाने का सोचा है। मम्मी ने आपकी पसंद की आलू वाली मटन करी बनाई है। मेरी आंखें भर आईं। मैं 63 साल का हूं। उम्र के बादलों में रिश्तों की धूप बहुत कीमती लगती है। मैंने बिना सोचे कह दिया, मैं जरूर आऊंगा बेटा। लेकिन फिर वो याद अचानक लौट आई। वो नफरत, वो लालच, वो 35 लाख वाला झगड़ा। फिर भी मैं पिता हूं। दिल ने दिमाग को दबा दिया। मैंने खुद को समझाया कि शायद परिवार सुधर रहा है। 6 बजते ही मैं नहाकर साफ कुर्ता पजामा पहनकर गराज में आया। अपनी पुरानी भरोसेमंद कार चालू की। स्टार्ट तो हुआ, लेकिन इंजन पकड़ ही नहीं रहा था। 2-3 बार कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब लगा। बैटरी ठीक, पेट्रोल ठीक, फिर क्या खराबी? बेटे का मैसेज आया, पापा, हम इंतजार कर रहे हैं, देर मत कीजिए। उसके शब्द पढ़कर दिल में अजीब बेचैनी हुई। मजबूरी में मैंने टोइंग वैन बुलवाई और अपनी कार पास के एक भारतीय गैराज, वर्मा ऑटो सर्विस, पर ले गया। वर्मा जी, 55 साल के सीधे साधे मैकेनिक, मेरी कार को लिफ्ट पर चढ़ाकर नीचे गए। मैं बाहर से ही देख रहा था कि अचानक उनके हाथ कांपने लगे। उनका चेहरा एकदम पीला। वो दौड़ते हुए बाहर आए और बोले, साहब, अंदर आइए, अभी, तुरंत। मैं उनके पीछे गया। उन्होंने टॉर्च की रोशनी मेरी कार के नीचे डाली, और मैं हैरान रह गया। ब्रेक लाइन बिल्कुल साफ काटी हुई थी, जैसे किसी ने ब्लेड से एकदम सटीक कट लगाया हो। वर्मा जी की आवाज भारी हो गई, साहब, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी ने जानबूझकर काटा है। अगर आप आज रात हाईवे पर 70 और 80 की स्पीड में ब्रेक लगाते, आप मर जाते। मेरे हाथ सुन्न हो गए। उसी वक्त फोन पर फिर मैसेज आया, पापा, जल्दी आइए। इस बार मैसेज पढ़कर मेरी रीढ़ में बर्फ सी उतर गई। क्या मेरा बेटा? क्या वो सच में? नहीं, कोई पिता ऐसा सोचना भी नहीं चाहता। लेकिन तभी एक याद बिजली की तरह चमकी। रविवार रात 2:30 बजे गराज में कुछ खटकने की आवाज आई थी। मैंने सोचा था बिल्लियां होंगी। मेरे बेटे के पास मेरे घर की चाबी भी थी। धीरे धीरे सारी कड़ियां जुड़ने लगीं। 3 महीने की चुप्पी, अचानक बुलावा, आज ही कार का खराब होना, और फिर ये कटे हुए ब्रेक। मेरे सीने में धड़कनें हथौड़े की तरह उतरने लगीं। पिता का दिल कह रहा था, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन एक इंस्पेक्टर जैसे दिमाग ने कहा, सबूत झूठ नहीं बोलते। मैंने वर्मा जी से कहा, जो भी देखा है सब लिखित में दीजिए, फोटो ले लीजिए, कुछ मत छुइए। अब मैं किसी भी चीज को नजरअंदाज करने की हालत में नहीं था। दिमाग साफ था। अगर कोई मुझे हाईवे पर मरवाना चाहता है, तो वो चाहता है कि मैं आज रात उसके पास पहुंचकर उसी हिसाब से चलूं। लेकिन मैं नहीं मरने वाला था। अब मैं समझ चुका था, और अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। वर्मा जी फोटो लेते रहे, नोट्स लिखते रहे, और मैं गैराज के बाहर ठंडी हवा में खड़ा था। रात का मार्च वाला मौसम था, हल्की ठंड, लेकिन मेरे अंदर की ठंड उससे कहीं ज्यादा थी।
मेरी जेब में फोन फिर कंपन करने लगा। बेटे का मैसेज, पापा जल्दी पहुंचिए। पहले मुझे ये मैसेज प्यारा लगता था, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है। अब वही मैसेज ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे मौत की तरफ धकेल रहा हो। मैंने फैसला किया, अब मुझे सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखना है। मैंने वर्मा जी से रिपोर्ट ली, कार वहीं छोड़ी और एक रेंटल कार लेकर बाहर निकला। रात के 8 बजे का समय था। दिल्ली की सड़कें आधी भीड़ से खाली हो चुकी थीं। स्ट्रीट लाइट्स पीली धुंध की तरह फैल रही थीं। मैंने अपने बेटे के घर नोएडा सेक्टर 62 की तरफ गाड़ी मोड़ दी। आज पहली बार मैं पिता होकर नहीं, एक आदमी होकर सोच रहा था जिसे अपना सच जानना था। रास्ते भर बीते सालों की यादें मेरी आंखों में घूमती रहीं। गर्मी की छुट्टियों में बेटे को साइकिल चलाना सिखाना, स्कूल की फीस भरने के लिए ओवरटाइम करना, उसकी शादियों की तैयारियों में घर घर भागना। क्या वही बेटा आज मेरी मौत का इंतजाम कर रहा है? जब मैं उसके घर के पास पहुंचा, मैंने गाड़ी एक ब्लॉक दूर पार्क की। मैं चाहता था कि वो मुझे आते हुए न देखे। उसका घर चौथी मंजिल पर था। टेरेस लाइट्स जली थीं। ड्राइंग रूम की खिड़की से रोशनी बाहर सड़क पर गिर रही थी। मैंने धीरे से गाड़ी की सीट नीचे की और दूर से खिड़की में झांका, और जो मैंने देखा उसने मेरी अंतिम उम्मीद भी तोड़ दी। मेरी बहू मेज पर कागज फैला रही थी। वो कागज खाने की प्लेट या मेन्यू नहीं थे, वो थे कानूनी कागजात, जायदाद ट्रांसफर के, विरासत के अधिकार के। वो मुस्कुराते हुए बोली, ये सब आज रात ही हो जाएगा, बस एक फोन आने की देर है। मेरी सांस रुक गई। मेरा बेटा इधर उधर टहल रहा था, फोन हाथ में। वो हर 2 मिनट में स्क्रीन देखता, बेचैन, अधीर। उसने अपनी पत्नी से कहा, वो क्यों नहीं पहुंचे अभी तक? हाईवे पर कुछ हुआ होगा क्या? मेरी बहू बोली, हो ही गया होगा, आपने कार का काम पूरा सही किया था ना। मेरे कानों में सीटी की तरह आवाज गूंजने लगी। तो ये सच था। मेरा बेटा, मेरी बहू, दोनों मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। खाने की थाली नहीं लगाई थी उन्होंने, बल्कि विरासत लेने की तैयारी कर रखी थी। मैंने फोन का कैमरा धीरे से उठाया और उनकी खिड़की के बाहर से उन कागजों की तस्वीरें खींच लीं। मेरा हाथ कांप नहीं रहा था। दिल धड़का जरूर, लेकिन दिमाग साफ था। मैंने 30 साल सरकारी ऑडिट विभाग में काम किया है। लोगों की चाल और झूठ समझने में मैं हमेशा तेज रहा हूं। और आज मेरे सामने सबसे बड़ा सच था। जो बेटा मैंने पाला, वो अब मुझे मारकर विरासत चाहता था, वो भी शांत, सोची समझी साजिश में। मैंने गहरी सांस ली, कार स्टार्ट की और चुपचाप वहां से निकल गया। अब मुझे साफ दिख रहा था, अगर मैं आज हार गया तो ये लोग कल किसी और को नुकसान पहुंचाएंगे, और अगर मैं जीत गया तो शायद मैं खुद को बचा सकूं। जब मैं रात को घर लौटा तो भारत की सुबह तक की सबसे बेचैन रात शुरू हुई। मैंने अपना पुराना डायरी उठाया, वही जिसमें मैं सालों से खर्चा आमद और नोट्स लिखता था। आज उसमें मैंने अपने हाथ से लिखा, मेरे बेटे ने मेरी हत्या की कोशिश की है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने सबूत जुटाना शुरू किया। गैराज का काम, कटे ब्रेक, रात की आवाज, बेटे का मैसेज, खिड़की से ली गई तस्वीरें, सब क्रमवार लिखा। और अगले दिन मैं दिल्ली के एक जाने माने वकील से मिलने गया, अग्रवाल लॉ चैम्बर, सरोजिनी नगर। अग्रवाल साहब, 40 साल के तेज दिमाग वाले वकील, मेरी पूरी बात सुनते रहे। मैंने उनके सामने रिपोर्ट, फोटो और सारी जानकारियां रखी। वो बोले, ये साफ अटेम्प्ट टू मर्डर है। अगर आप चाहें तो आज ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी, लेकिन अगर आप बिना सबूत बेटे को फंसाना नहीं चाहते तो हमें और सबूत चाहिए, इससे ज्यादा सीधा और पक्का। मैंने कहा, हाँ, मैं सिर्फ सच चाहता हूं। उस शाम मैं थक कर वापस घर आया। मेरी आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन दिल में एक तूफान था। और तभी मेरा दरवाजा खटखटाया गया। मेरी पड़ोसन शारदा दीदी, 60 वर्ष की शांत सी महिला, चाय के 2 कप लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मेरी आंखों की थकान देखकर पूछा, क्या हुआ? मैं सुबह से आपकी हालत देख रही हूं, कुछ ठीक नहीं है। मैं टूट गया। पहली बार मैंने किसी से सब कुछ कहा। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने भी अपने ही बच्चे द्वारा धोखा झेला है। जब अपना खून ही दुश्मन बन जाए, इंसान टूट जाता है, लेकिन फैले हुए जहर को काटना ही पड़ता है, नहीं तो वो लौटकर फिर वार करेगा। उनकी बातों ने मेरे दिल में हिम्मत भरी। मैंने खुद से कहा, अब मैं सिर्फ पिता नहीं हूं, मैं इंसाफ लेने वाला आदमी हूं। मैंने रात भर सोचा, अगर मेरा बेटा दोबारा कोशिश करेगा तो मैं उसे कैसे पकड़ूं? पुलिस कहेगी कि अब तक बस शक है, पक्का सबूत नहीं। पर मैं जानता था, जो मन में लालच पाले
वो रुकता नहीं, वो फिर से वार करेगा। मैं इसे रोकना नहीं चाहता था, मैं इसे पकड़ना चाहता था। अगली सुबह मैंने 3 काम किए। पहला, नए तालों का ऑर्डर दिया। दूसरा, घर और गैराज के लिए हाई क्वालिटी सीसीटीवी कैमरा मंगवाया। तीसरा, अपने वकील से मिलकर सारी कानूनी तैयारी की। सुबह 11 बजे तालों वाला आया। मैंने घर का हर एक ताला बदलवा दिया। मुख्य दरवाजा, पीछे का दरवाजा, किचन का साइड डोर और सबसे जरूरी गैराज का ताला। अब वो पुरानी चाबी उसके किसी काम की नहीं रही। लेकिन असली काम दोपहर में हुआ। एक प्राइवेट सिक्योरिटी टेक्नीशियन, राजीव, मेरे पड़ोस में ही रहता था। शारदा दीदी ने उसी को बुलाया। राजीव ने गैराज में 2 ऐसे कैमरे लगाए जो किसी की भी नजर में नहीं आते। एक ऊपर बल्ब के पास, दूसरा टूल बॉक्स के बिल्कुल सामने। कैमरे में नाइट विजन था, मोशन सेंसर था और फुटेज सीधे क्लाउड पर सेव होता था, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। राजीव ने कहा, अगर कोई अंदर आएगा, उसके चेहरे की पहली झलक से लेकर उसके हाथ की हर हरकत तक रिकॉर्ड होगी। अब बस इंतजार कीजिए। अगर वो दोबारा आएगा तो ये कैमरे उसके लिए जेल का टिकट बना देंगे। मैंने गहरी सांस ली। अब घर खाली था, लेकिन मेरी नसों में तनाव दौड़ रहा था। क्या मेरा बेटा वापस आएगा या अब उसे शक हो जाएगा? शाम को शारदा दीदी मेरे लिए घर का बना खाना ले आई। उन्होंने धीमे से कहा, बेटा, कभी कभी हमें सच नहीं ढूंढना पड़ता, सच खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आ जाता है। बस आंखें खुली रखनी होती हैं। उनकी बातें दिल में उतर गईं। रात करीब 9 बजे मेरी बहू का फोन आया। उसकी आवाज में मिठास थी, लेकिन बनावट साफ दिख रही थी। पिताजी, कल वाली बात के लिए माफ कीजिएगा। चलिए, सब भूल जाते हैं। कल रात डिनर पर आइए। मैंने कहा, हाँ, देखते हैं। उन्होंने जल्दी से कहा, देखते हैं नहीं, आइएगे, हम इंतजार करेंगे। वो इंतजार मेरी रीढ़ में सिहरन छोड़ गया। दूसरे दिन, शुक्रवार, शाम 7 बजे के आसपास मैंने सोचा कि अब मुझे वो खाना खाना ही होगा। लेकिन इस बार मैं कमजोर बुजुर्ग पिता नहीं, बल्कि एक खिलाड़ी था जो चाल से दूसरी चाल तक आंकता है। जब मैं उनके घर पहुंचा, बेटा दरवाजे पर पहले से खड़ा था, जैसे कोई 2 घंटे से पहरा दे रहा हो। उसने जबरदस्ती गले लगाया। पापा, बहुत याद आ रहे थे। गले में उसका हाथ बंदूक की तरह लगा। घुटन, झूठ, डर सब स्पष्ट था। मैंने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, ये क्या औपचारिकता है? मैंने ध्यान से उसके चेहरे को देखा। वो खुश नहीं था, बल्कि बेचैन था। बहू अंदर से आई। महंगा सूट, गहरे लाल रंग की लिपस्टिक और चेहरे पर ओढ़ा हुआ प्यार। पिताजी, आइए, आपकी पसंद का खाना बनाया है। कमरे में खाने की खुशबू थी, लेकिन वो खुशबू घबराहट में भीगी थी, जैसे मेज पर एक नकली घर परिवार सजा हो और बीच में जहर छिपा हो। हम खाने बैठे। मैंने देखा, उनके बीच लगातार आंखों ही आंखों में बात हो रही थी। मेरे हाथ में दिया गया पानी का गिलास कांप रहा था। मेरे हाथ से नहीं, उनके हाथ से। बहू ने पूछा, पिताजी, आपकी गाड़ी ठीक हो गई? एक सेकंड के लिए उनके चेहरों के भाव बदल गए, जैसे दोनों ने डर का एक ही फंदा महसूस किया हो। मैंने धीमी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, ब्रेक में बड़ी समस्या निकली। मैकेनिक ने कहा, समय रहते पता चल गया, नहीं तो मेरी जान चली जाती। उस पल मैंने सही देखा, दोनों का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनकी सांस रोक दी हो, और बस एक पल बाद उन्होंने इसे मुस्कान में दबा दिया। मैंने आगे कहा, वैसे मैं इन दिनों अपने वकील से भी मिला था, कुछ कागज अपडेट करवाने थे। बहू की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। बेटे ने पानी का गिलास हाथ से छूटते छूटते संभाला। मैंने खाना खाते हुए कहा, बस, उम्र तो हो चली, सोचा सब कागज रजिस्ट्रेशन अभी सही से करवा दूं। कमरे में सन्नाटा उतर गया था। उनकी थाली में खाना था, लेकिन अब किसी का निवाला गले से नीचे नहीं उतर रहा था। डिनर जल्दी खत्म हो गया। वे मुझे दरवाजे तक छोड़ने आए। बेटे ने कमजोर सी मुस्कान दी। पापा, हम फिर मिलेंगे। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बहुत जल्द। जब मैं लौटने लगा, पीछे मुड़कर देखा। दरवाजा बंद होते ही दोनों भागकर अंदर गए। उनकी चाल में घबराहट थी, खतरा था और एक बड़ा डर था, सच के खुलने का डर। उस रात जब मैं घर पहुंचा, मेरा फोन 2 बार बजा। बेटे के कॉल। मैंने नहीं उठाया। रात के सन्नाटे में मेरा दिल कह रहा था, आज की रात वो निश्चित रूप से कोई कदम उठाएगा। और ठीक हुआ भी यही। रात 3:20 पर मेरे फोन पर कैमरे की नोटिफिकेशन आई। मोशन डिटेक्टेड इन गैराज।
मैंने तुरंत सीसीटीवी रिकॉर्डिंग खोली और स्क्रीन पर वही चेहरा उभर आया, मेरा बेटा, काले कपड़ों में, टूल बॉक्स के साथ गैराज में घुसता हुआ। लॉक तोड़ा गया था। वो मेरी कार के स्टीयरिंग के नीचे हाथ डालने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। उसने चारों तरफ देखा। उसे लगा शायद कोई उसे देख रहा है, और फिर डर में भागकर वापस चला गया। मेरी आंखों के सामने पूरा सच था। इस बार सिर्फ कोशिश नहीं, पूरा सबूत। सुबह होते ही मैंने दिल्ली पुलिस के क्राइम सेल के इंस्पेक्टर को कॉल किया। इंस्पेक्टर साहब, वो कर चुका है, फुटेज मेरे पास है। सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरे भीतर कोई तूफान शांत नहीं हो रहा था। रात की सीसीटीवी फुटेज, मेरे बेटे का मेरे गैराज में चोरी से घुसना, हाथ में टूल बॉक्स, मेरी कार को फिर से छेड़ने की कोशिश, बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रही थी। अब कोई शक नहीं था, अब कोई भ्रम नहीं था, अब सिर्फ सच था, नंगा, कठोर और दर्दनाक। मैं सीधे क्राइम सेल पहुंचा। इंस्पेक्टर आर्यन चौधरी ने फुटेज बड़ी ध्यान से देखी। उन्होंने कहा, यह साफ कोशिश है श्रीवास्तव जी। ब्रेक लाइन पहले काटी गई, फिर दोबारा गाड़ी से छेड़छाड़। आप बताइए, क्या आप केस दर्ज करना चाहते हैं? उनके सवाल का वजन मेरे सीने पर ऐसे पड़ा जैसे कोई पत्थर रखा हो। ये मेरा बेटा था, वही बेटा जिसे मैंने कंधे पर बैठकर मेले दिखाए थे, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी की आधी कमाई शिक्षा में लगा दी थी, और आज मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहा था। मैंने आंखें बंद की, एक पल रुका और फिर बोला, हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये केस दर्ज कीजिए। अगर मैं आज नहीं खड़ा हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इन शब्दों ने मेरे भीतर कुछ तोड़ दिया और कुछ नया बना भी दिया। एक दर्द खत्म हुआ, एक हिम्मत जन्मी। शाम होते ही पुलिस ने उसे नोएडा के ऑफिस से गिरफ्तार किया। मुझे कॉल आया, आपका बेटा हिरासत में है। मेरी सांस रोक सी गई। ये वही खबर थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था और जिससे मैं डर भी रहा था। अगली सुबह मुझे कोर्ट जाना था। मैंने हल्का सा नाश्ता किया, लेकिन गले से कुछ उतर नहीं रहा था। शारदा दीदी मेरे साथ आईं। उन्होंने मेरा हाथ थाम कर कहा, आज फैसला सिर्फ कोर्ट नहीं करेगी, आज आप अपने दिल पर भी फैसला देंगे। दिल भारी होकर भी थोड़ा मजबूत बना। जब मैं कोर्ट रूम में दाखिल हुआ, मेरा बेटा पुलिस की पकड़ में था। हाथों में हथकड़ी, आंखों में घबराहट और चेहरे पर वो मासूमियत जो शायद अब सिर्फ एक दिखावा थी। उसने मेरी तरफ देखा। पहली बार उसकी आंखों में डर नहीं, पछतावा दिखा। लेकिन उस पछतावे से न तो मेरे जख्म मिट सकते थे और न ही उसका अपराध। जज ने फुटेज देखी, वर्मा जी की रिपोर्ट, तस्वीरें, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, सबूत पहाड़ की तरह मजबूत थे। जज ने बेटे की तरफ देखकर कहा, तुमने अपने ही पिता की हत्या की कोशिश की। यह अपराध न सिर्फ गंभीर है बल्कि नैतिक रूप से भी बेहद नीच है। बेटा चुप था। बहू कहीं नहीं दिखी। वो तो पहले ही मुझे एक मुसीबत की तरह समझती थी। अब वो खुद को बचाने के लिए भाग चुकी थी। मेरे बेटे के वकील ने कहा, माय लॉर्ड, हमारा मुवक्किल गलती पर है, लेकिन वो पछता रहा है। कृपया सजा कम रखी जाए। जज ने कठोर आवाज में कहा, यह गलती नहीं, योजना थी और हत्या का प्रयास। कानून में इसकी सजा बहुत साफ है। जज ने हथौड़ा बजाया, 6 वर्ष की कैद। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। मेरे कानों से आवाज जैसे दूर दूर से आ रही थी, मेरा बेटा, 6 साल जेल। जब पुलिस उसे ले जा रही थी, वो एक बार फिर पीछे मुड़ा। उसकी आंखें लाल थीं, होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, पापा, मैं माफी चाहता हूं। मैं कुछ पल उसे देखता रहा। मैंने सिर हिलाया। न माफी न गुस्सा, बस एक स्वीकार कि उसने जो कहा वो सुन लिया गया है। लेकिन रिश्ता, वो टूट चुका था। बहू ने उसी दिन अपने पति को छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी कर ली। वो रिश्ता खुद ही एक सौदा था। जैसे पैसा खत्म हुआ, रिश्ता भी खत्म। कुछ हफ्तों बाद जिंदगी में एक हल्की सी शांति लौट आई। मैंने अपना घर भी सुरक्षित कर लिया। लॉक बदल दिए, कैमरे लगा दिए, वसीयत बदल दी। मेरी पूरी सक्सेशन अब एक बच्चों की एनजीओ को जाने वाली थी। मेरे बेटे को सिर्फ 1 रुपया मिलेगा, सिर्फ कानूनी औपचारिकता के लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक दिन मेरे घर के दरवाजे पर शारदा दीदी खड़ी थी। उन्होंने चाय पकड़ी थी। मुस्कुराहट में एक अपनापन था। उन्होंने कहा, अब आपकी जिंदगी दोबारा शुरू हो सकती है। दर्द ने अपना काम कर दिया, अब जिंदा होना सीखिए। मैंने उनकी तरफ देखा और पहली बार महसूस किया कि शायद जिंदगी वाकई नया मौका देती है।
हमने साथ खाना बनाना शुरू किया, साथ टहलना शुरू किया और धीरे धीरे एक टूटा हुआ दिल फिर से धड़कना सीख गया। जेल से बेटे का एक पत्र आया। मैंने उसे खोला नहीं। शायद किसी दिन पढ़ूंगा। आज नहीं। आज मैं जिंदा हूं और सुरक्षित भी। कहानी का आखिरी दृश्य, मैं और शारदा दीदी लोकल पार्क में शाम की टहल रहे हैं। पेड़ों से सरसराती हवा, सूरज की ढलती रोशनी और हाथों में हाथ पकड़े दो लोग जो अपने बच्चों से टूटा मगर जिंदगी से नहीं हारा। मैंने आसमान की ओर देखा और मन में एक ही बात आई, कभी कभी परिवार खून से नहीं, इंसाफ और साथ से बनता है। और यही मेरी कहानी है। एक पिता जिसने अपने बेटे को माफ नहीं किया, लेकिन खुद को जीना जरूर सिखा दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं। आपकी एक एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखती है।